कितने चाव से इस घर में सुधांशी बहू बनकर आई थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के कारण लाडली तो थी ही। उसके मुंह से बात निकलती नहीं थी कि घर वाले पूरी कर देते थे। ज़्यादा आज़ादी की वजह से बेपरवाह भी बहुत हो गई थी वह। माँ जब कभी पिताजी से उसकी शिकायत करती तो वे यही कहकर टाल देते, एक ही तो बेटी है, उसके भी पीछे पड़ी रहती हो। ससुराल जाकर तो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी जाना है इसे। अभी तो चैन से रहने दो। माँ बेचारी यह सुनकर मन महसूस कर रह जाती। आज उसने अपनी ससुराल में पहला कदम रखा था। पति एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। घर में एक ननद और सास थी। शादी के बाद 1 महीना तो मानो पलक झपकते ही बीत गया। घर में सभी उसे बेहद चाहते थे। नई नवेली होने के कारण कोई उसे काम भी नहीं करवाता था। उसका पति सुशांत भी उसका पूरा ध्यान रखता। उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती। सुधांशी भी नए घर में बेहद खुश थी। उसकी ननद गरिमा दिन भर काम में लगी रहती, मगर भाभी से कभी कुछ नहीं कहती। सुशांत का ख्याल था कि धीरे धीरे सुधांशी खुद ही कामों में हाथ बटाने लगेगी, लेकिन सुधांशी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही को देखकर सुशांत ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सुशी, गरिमा मेरी छोटी बहन है। उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ है और फिर इस उम्र में माँ से भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तुम काम काज में गरिमा का हाथ बटा दिया करो। सुधांशी यह सुनकर बोली, भाई, मैंने तो अपने मायके में कभी एक गिलास पानी का गिलास नहीं उठाया, और फिर मैंने नौकरानी बनने के लिए तो शादी नहीं की थी। अदा से अपने बाल संवारती हुई सुधांशी ने जवाब दिया। सुशांत को उससे ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद न थी। फिर भी उसने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का पूर्ण सौंदर्य तो इसी में है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। सुधांशी ने सुशांत की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेरकर सो गई। सुशांत ने चुप रहना ही उचित समझा। सुबह जब वह उठी तो सुशांत दफ्तर जा चुका था। सुधांशी को ऐसी उम्मीद तो जरा भी न थी। उसने तो सोचा था कि सुशांत उसे मनाएगा। दिन भर बिना कुछ खाए पिए कमरा बंद करके लेटी रही वह। गरिमा ने उसे खाना खाने के लिए भी कहा, मगर उसने मना कर दिया। शाम को सुशांत के घर लौटने पर गरिमा ने उसे बताया, भैया, भाभी सुबह से भूखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। यह सुनकर सुशांत तुरंत उसके कमरे में गया और स्नेह से सुधांशी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है सुशांत, तुम खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी भूखा ही सो जाऊं तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ। मुस्कुराते हुए सुधांशी उठी। बात आई गई हो गई। इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। रोज नई नई फरमाइशें करती, खाली वक्त में घूमने चली जाती। घर का उसे जरा भी ख्याल न था। कई बार सुशांत के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मारकर रह जाता। आज सुशांत को दफ्तर जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने कमीज निकाली तो देखा उसमें बटन नहीं थे। झल्ला कर सुधांशी को आवाज़ दी, तुम घर में रहकर सारा दिन आईने के आगे खुद को निहारती हो, कभी और भी कुछ देख लिया करो। मेरी किसी भी कमीज में बटन नहीं है, क्या पहन कर दफ्तर जाऊंगा? लेकिन मुझे तो बटन लगाना ही नहीं आता सुशांत, गरिमा से तुम लगवा लो, सुधांशी ने जवाब दिया। तुम्हें आता ही क्या है सुधांशी, सिर्फ श्रृंगार करना? कहकर सुशांत बिना बटन लगवाए ही दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर चला गया। आज उसका मन दफ्तर में जरा भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी करके भी वह संतुलनपूर्ण जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, उसका एक अंश भी उसे सुधांशी में नहीं मिल पाया था। दिखने में तो सुधांशी सौंदर्य की प्रतिमा थी, किसी बात की कोई कमी न थी उसके रूप में, लेकिन जीवन बिताने के लिए उसने सिर्फ सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना तो नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो मन से भी सुंदर हो, जो उसका ख्याल रख सके, उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? हर्षल की आवाज़ ने सुशांत को चौंका दिया। हाँ? नहीं, नहीं तो? यूँ हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया? हर्षल ने सुशांत को छेड़ते हुए कहा। कभी भाभी जी को भी घर भी लेकर आओ, या उन्हें घर में छिपा कर ही रखोगे? नहीं यार, यह बात नहीं है। किसी दिन समय निकाल कर हम दोनों जरूर आएंगे, सुशांत ने उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। खैर, घर तो जाना ही था। बेमन से घर चला गया। सोचा, पता नहीं आज घर में क्या तमाशा होगा। भैया, तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई।
घर पहुंचते ही गरिमा ने बताया, बहू बहुत गुस्से में लग रही थी बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई है? माँ ने घबराते हुए पूछा। नहीं, नहीं तो माँ, यूं ही चली गई होगी। बहुत दिन हो गए ना उसे अपने माता पिता से मिले हुए, तो हो सकता है कि उसे अपने मायके वालों की याद आ रही होगी। सुशांत ने बात संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारा खाना लगा दूं? गरिमा ने पूछा। नहीं, आज भूख नहीं है मुझे, कहकर सुशांत अपने कमरे में की तरफ चला गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे सुधांशी की बहुत याद आ रही थी। याद करने पर बीते हुए सुख के लम्हे भी दुख ही देते हैं। ऐसे ही कुछ सुशांत के साथ भी हो रहा था। सुशांत जानता था कि जब तक वह सुशी को लेने नहीं जाएगा वह वापस नहीं आएगी, लेकिन वही उसे क्यों लेने जाए? गलती तो सुशी की भी है। जब उसे ही परिवार नहीं है तो वह भी क्यों चिंता करे? क्या यह परिवार उसका अपना नहीं है? लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बिस्तर से उठकर गैलरी में आकर वह टहलने लगा। सोचने लगा कि अगर वह सुशी की तरह जिद करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर उसे अपने फ़र्ज का एहसास नहीं तो क्या वह भी अपना फ़र्ज भूल जाएगा? उसे सुशी के साथ किए गए अपने व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था। इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि कब रात ढल गई, सुबह होने को आ रही थी। उसने पूरी रात यूं ही सोचते सोचते काट दी। आज उसका दफ्तर जाने को बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि वह सुधांशी को समझाकर वापस घर ले आएगा। सुशी के बिना उसे एक पल भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया एक वृत्त के सहारे घूमती रहती है, जिसका केंद्र बिंदु सुशी है। उधर सुशी भी कम दुखी ना थी, लेकिन उसका अहम उसके और सुशांत के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे हर पल सुशांत उसका पीछा करता रहा हो, और या शायद वही सुशांत के इर्द गिर्द मंडराती रही हो। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि माँ ने उसे बताया, नीचे सुशांत आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ सुशी। अगर तुम खुशी से अपने माँ बाप के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझसे नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो। सुशांत ने अधिकार से सुधांशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुशांत को इस तरह मिन्नत करते देख सुधांशी के मन में फिर अहम जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी सुशांत। तुम इसलिए ले जाना चाहते हो मुझे ताकि अपनी माँ बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको? कैसी बात कर रही हो शशि? तुम पत्नी हो मेरी, और तुम्हारा पति होने के नाते इतना तो हक है मुझे कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती ले जा सकूं। रही बात कि तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। वह भी तुम्हारा अपना घर है, अपना परिवार है। बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अपना सामान बांध कर आ जाओ, कहकर सुशांत कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो सुधांशी को भी कम न थी। वह तो सुशांत पर सिर्फ यह जताना चाहती थी कि उसे घर का छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर सुशांत ने सुधांशी को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया। अब तो सुशांत ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। एक दिन सुशांत दफ्तर से लौटा तो देखा माँ रसोई में अकेले काम कर रही है। पूछने पर पता चला कि गरिमा काम करते हुए फिसल गई थी, पैर में चोट आई है, डॉक्टर पट्टी बांध कर गई है। सुधांशी कहाँ है माँ? सुधांशी को घर में ना देखकर सुशांत ने पूछा। माँ ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई है। शाम के 7 बज रहे थे और सुधांशी का कुछ पता न था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला, सामने सुधांशी खड़ी थी। अफसोस है, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे। लौटते लौटते थोड़ी देर हो गई सुशांत, बहुत थक गई हूँ आज, पर्स कंधे से उतारते हुए सुधांशी ने कहा। सुशांत चुप ही रहा। उसने सुधांशी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सुधांशी कमरे से बाहर आई तो डॉक्टर को आते हुए देखा। माँ जी, अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। गरिमा के पैर में चोट लगी है, माँ ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। गरिमा को चोट लगी है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत ही नहीं थी बहू। माँ के स्वर की तलखी को सुधांशी ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत गरिमा के पास गई। अब कैसी हो गरिमा? क्या हुआ था? ठीक हूँ भाभी, बस काम करते वक्त पैर थोड़ा फिसल गया था, धीमे स्वर में गरिमा ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया तुम्हारी चोट के बारे में, सुधांशी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। भाभी, उन्होंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा होगा, बस यही बात होगी, गरिमा ने बात टालते हुए कहा।
मगर आज सुधांशी को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहना चाहती थी। शाम को सुशांत जब दफ्तर से लौटा तो उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, सुशांत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि गरिमा को चोट लगी है? मुझे तो बहुत देर के बाद पता चला। सुधांशी, तुम पहले ही थकी हुई थी कल, सुशांत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हाँ, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पे बुलाया है, तुम तैयार हो जाना। घूमने की बात सुनते ही सुधांशी बहुत खुश हो गई। जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल उसे गरिमा की चोट का ख्याल भी आया, मगर फिर उसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई, खाने में तो मज़ा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। सुशांत ने दोस्त के घर उंगलियां चाटते हुए कहा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो हर्षल, जो तुम्हें इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। यार, तुम भी तो कम नहीं हो सुशांत। इतनी सुंदर भाभी है हमारी, जितनी सुंदर वे खुद हैं उतना ही अच्छा खाना भी पकाती होंगी। हर्षल ने हंसते हुए कहा। अमीता, खाना को तो हो गया, अब जरा हम लोगों के लिए कुछ मिठाई भी ले आओ। अमीता मिठाई लाने चली गई। और भाभी जी, अब आप कब हमें अपने हाथ का खाना खिला रही हैं? हर्षल ने सुधांशी से पूछा। सुधांशी ने सुशांत की तरफ देखा और झेप गई। हर्षल का घर देखकर सुधांशी को खुद पर शर्म आ रही थी। अमीता सांवली थी और दिखने में भी कोई खास न थी, लेकिन उसने अपना पूरा घर जिस सलीके से सजाकर रखा था, उससे उसकी सुंदरता का परिचय मिल रहा था। सारा खाना भी हर्षल की पत्नी अमीता ने खुद ही बनाया था, लेकिन उसने तो कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। सुधांशी तो अपने घर का काम करने में भी कतराती रहती थी। सुशांत को इस तरह अमीता के खाने की प्रशंसा करते देख सुधांशी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी अमीता मिठाई ले आई। सबको देने के बाद एक टुकड़ा फालतू बचा था। लो हर्षल, इसे तुम ले लो, अमीता ने मिठाई हर्षल को देते हुए कहा। भाई नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है सुबह से, इस पर तो तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर हर्षल ने मिठाई का टुकड़ा अमीता के मुंह में रख दिया। आधा टुकड़ा अमीता ने खाया और आधा हर्षल को खिलाती हुई बोली, मेरी हर एक चीज़ में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। यह देख सभी लोग हंस पड़े। सुधांशी उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है जो कितना पवित्र है, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन उसने तो कभी सुशांत को की पसंद जानने की भी कोशिश नहीं की। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। चलो, हम दूसरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं। ये लोग तो अपने दफ्तर की बातें करेंगे, अमिता ने सुधांशी को उठाते हुए कहा। अमिता और सुधांशी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। अमिता घर के बारे में बातें करती रही, जबकि सुधांशी ने कभी घर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। तभी अमिता ने कहा, बड़ी सुंदर साड़ी है तुम्हारी, क्या सुशांत ने ला कर दी है? बहुत प्यारी लग रही है तुम पर। नहीं नहीं तो, चौंक सी गई सुधांशी, मैंने खुद ही खरीदी है। अमिता ने कहा, भाई ये तो मुझे कभी कुछ लाने का मौका ही नहीं देते। इससे पहले कि मैं लाऊं, ये खुद ही मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। लेकिन इस बार मैंने भी कह दिया है, अगर मेरे लिए साड़ी लाएं तो बहुत लड़ूंगी। हमेशा मेरा ही सोचते रहते हैं, यह नहीं कि कभी कुछ अपने लिए भी लाएं। इस बार मैंने उन्हें बिना बताए उनके लिए कपड़े ले आई हूँ। दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा आता है सुधांशी, वह अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं। चलो, आज घर नहीं चलना है क्या? सुशांत ने अचानक आकर दोनों की बातों में खलल डालते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब चलते हैं। किसी दिन आप लोग भी समय निकाल कर आइए ना, सुधांशी ने चलते हुए अमिता को कहा। आज हर्षल के घर से लौटने पर सुधांशी के मन में हलचल मची हुई थी। उसके कानों में अमिता के स्वर गूंज रहे थे। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने में जितना मज़ा आता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने में वह नहीं। लेकिन उसने तो कभी दूसरों की ज़रूरतों को जानना भी नहीं चाहा था। उसने तो यह भी नहीं सोचा कि घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं। और एक अमिता है, सुंदर न होते हुए भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जिम्मेदारियों के प्रति अमिता की सजगता देखकर सुधांशी के मन में ग्लानि का अनुभव हो रहा था। अमिता भाभी बहुत अच्छी है ना? सुधांशी ने मौन तोड़ते हुए सुशांत से पूछा। हाँ, सुशांत ने ठंडी आंच छोड़ते हुए कहा। उस रात सुधांशी चैन से सो न सकी। सुबह उठी तो उसे तेज बुखार था। सुशांत ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दे दी।
सुधांशी को आराम करने के लिए कहकर सुशांत दफ्तर चला गया। सुधांशी को बुखार के कारण सिर में बहुत दर्द था। तभी गर्मियाँ लड़खड़ाते हुए आई। कैसी तबीयत है भाभी? लाओ तुम्हारा सिर दबा दूँ, कहकर सिर दबाने लगी। माँ भी बहुत चिंतित थी। समय समय पर माँ दवा दे रही थी। आज सुधांशी को महसूस हो रहा था कि उसने कभी भी इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके जरा से बुखार ने किस तरह सबको दुखी कर दिया है। अपने पैर में चोट होने के बावजूद गरिमा उसका कितना ध्यान रख रही थी। माँ भी कितनी परेशान थी उसके लिए। 3-4 दिन में सुधांशी ठीक हो गई। आज वह सुशांत से पहले ही उठ गई थी। चाय बनाकर सुशांत के पास आई। उठिए जनाब, चाय पीजिए। आज दफ्तर नहीं जाना क्या? सुशांत को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आज अचानक सुधांशी को क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई तुम? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। जल्दी कहाँ सुशांत, मेरी आंखें तो बहुत देर से खुली हैं, शून्य में देखते हुए सुधांशी ने जवाब दिया। आज उसने घर के सारे काम खुद ही किए। काम करने में मुश्किल तो भरी हो रही थी उसे, मगर फिर भी यह सब करना उसे आज अच्छा लग रहा था। आज वह पहली बार नाश्ता बनाने के लिए रसोई में आई। माँ जी, आज से नाश्ता मैं बनाया करूँगी, माँ जी के हाथ से बर्तन लेते हुए सुधांशी ने जवाब दिया। बहू, तुम नाश्ता बनाओगी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन आप मुझे सिखाएंगी ना? बोलिए ना, आप सिखाएंगी ना मुझे? हाँ बहू, क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहोगी तो ज़रूर सिखाऊंगी। आज सुशांत को बड़ा अजीब लग रहा था। उसका सारा सामान उसे जगह पर मिल गया था। कपड़े भी सलीके से रखे हुए थे। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए आया तो सुधांशी को नाश्ता लाते देख चौंक गया। सुधांशी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आज तुमने नाश्ता बनाया है? क्यों, मेरे हाथ का नाश्ता क्या तुम्हारे गले से नहीं उतर पाएगा? मुस्कुराते हुए सुधांशी ने बोली। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सैंडविच उठाकर सुशांत ने कहा। सैंडविच तो बड़े अच्छे बने हैं, तुमने खुद बनाए हैं क्या? सुशांत ने फिर पूछा। फिर कुछ रुपये देते हुए बोला। तुम कल अपनी साड़ियों के लिए पैसे मांग रही थी ना, ये लो, रख लो। सुशांत के दफ्तर जाने के बाद जब सुधांशी ने सैंडविच चखे तो उसे खाए नहीं गए। नमक बहुत तेज हो गया था। उसे सुशांत का ख्याल आ गया, जो इतने खराब सैंडविच खाकर भी उसकी तारीफ कर रहा था। शायद उसका दिल रखने के लिए सुशांत ने ऐसा किया था। उसकी पलकें भीग गई। प्यार की भावना को देखकर उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म किया। घर का काम करने में आज उसे अपनत्व का एहसास हो रहा था। फिर उसे सुशांत के दिए पैसों का ख्याल आया। उसने गरिमा को साथ लिया और ऑटो से बाजार चली गई। सुशांत के दफ्तर से लौटने से पहले उसने सारा काम निपटा लिया था और बाजार से अच्छी खासी शॉपिंग करके भी आ गई। अपनी साड़ियाँ ले आई क्या? शाम को चाय पीते पीते सुशांत ने पूछा। मेरे पास साड़ियों की कमी है क्या? आज तो मैं ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने सारा सामान सुशांत के सामने रख दिया। यह माँ की साड़ी है, यह गरिमा का सूट और यह तुम्हारे लिए गिफ्ट। सुशांत उसे अपलक निहार रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वही सुधांशी है जिसे अपनी ज़रूरतों के अलावा कुछ सोचता नहीं था। आज उसे सुधांशी पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। अपने लिए क्या तुम कुछ नहीं लाई? प्यार से पास बैठाते हुए सुशांत ने पूछा। क्या तुम सब लोग मेरे अपने नहीं हो सुशांत? सच तो यह है कि आज पहली बार मैंने अपने लिए कुछ नहीं ला पाई हूँ। यह सामान लाकर जितनी खुशी हुई है मुझे, उतनी कई साड़ियाँ लाकर भी मुझे वह खुशी ना मिल पाती। सच, आज ही मैं प्यार का वास्तविक मतलब समझ पाई हूँ। प्यार एक भावना है, समर्पण की चेतना, खो जाने की प्रक्रिया, मिट जाने की तमन्ना। इसका एहसास शरीर से नहीं होता, अंतर्मन से होता है। हृदय ही उसका साक्षी होता है। कहकर सुधांशी ने अपना सिर सुशांत के सीने पर रख दिया और आज उसे प्यार का सही मायना समझ में आया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।